हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CGL 2021-22 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं। और ये हमारा सेट नंबर 10 है, यानी 9 क्लासेज इसके पहले हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन क्लासेज को भी देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है डांस फॉर्म से रिलेटेड। तो आपसे पूछा जा रहा है पोंग और तापू ये किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो देखिए, डांस फॉर्म से एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में लगभग फिक्स ही है, वो एसएससी का CGL एग्जाम हो या CHSL एग्जाम हो या MTS एग्जाम हो, डांस फॉर्म के क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। और कई सारे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी दूसरी क्लासेस के अंतर्गत। तो देखिए, जो पोंग और तापू लोक नृत्य हैं, ये दोनों लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं, यानी ये अरुणाचल प्रदेश के ही लोकप्रिय डांस फॉर्म है, लोकप्रिय नृत्य हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है और आप इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो पोंग डैम है वो हमारा स्थित है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन जो पोंग नृत्य है वो हमारा रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होने और किसकी सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो संसद के दोनों सदन हैं उनके द्वारा अगर किसी विधेयक को पारित किया गया, उसके बाद और किसकी सहमति चाहिए होती है, जिसके बाद वो विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको पहले से ही इसके बारे में पता होगा, क्योंकि जो संसद के 3 भाग होते हैं उनमें आपका लोकसभा है, उसके बाद राज्यसभा है और संसद का एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है और इसीलिए कोई भी विधेयक जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे उसको अधिनियम नहीं माना जाएगा, यानी वो कानून नहीं बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सहमति चाहिए होती है वो राष्ट्रपति की चाहिए होती है, क्योंकि वो भी संसद का एक अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, यानी इन चारों में से किससे जल प्रदूषण की संभावना नहीं रहती। तो बात करें अगर हम क्रोमियम की या बात करें हम आर्सेनिक की, तो इनकी देखिए मात्रा जल में पाई ही जाती है और जल में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो फिर जल को प्रदूषित कर देती है और उससे कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं। हम कई बार इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। जो आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा से जो बीमारियां हैं, यानी जल प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हिमनद। हिमनद कोई भी जल प्रदूषक नहीं है, क्योंकि ये एक जो हाई एल्टीट्यूड पर यानी बर्फ़ जम जाती है, फिर वो हिमनद नीचे आता है जब गर्मियों में वो मेल्ट होता है, तो वो कोई भी प्रकार का यानी वो प्रदूषक नहीं है, क्योंकि वो जल से ही बना हुआ पार्ट है हिमनद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में एक समझौता था। तो देखिए, हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो यानी जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 1930 में हमारे गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, वो थे BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इन्होंने केवल और केवल दूसरे नंबर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम के किस त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो डांस फॉर्म और फेस्टिवल ये दो क्वेश्चन हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जो आपसे निश्चित तौर पर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो वहाँ पर आपको केवल और केवल डांस फॉर्म का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या डांस फॉर्म और फेस्टिवल्स दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिक्किम का एक त्यौहार है साकेवा त्यौहार। तो जो साकेवा फेस्टिवल है इसको ही भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिक्किम का जो फेस्टिवल है वो आपको याद रखना है। अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल के रूप में जाना जाता था, यानी जिसे हम आज माउंट एवरेस्ट कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और हर सपना होता है, यानी जो भी माउंटेनियर्स होते हैं उनका सपना होता है इसको फतेह करना, और कई सारे लोग माउंट एवरेस्ट पर जा भी चुके हैं, यानी टॉप पर पहुंच भी चुके हैं। तो माउंट एवरेस्ट
तो हम इसको बेसिकली सुनते हैं सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इसको पहले यानी जब इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, यानी किस पीक नंबर से इसको जाना जाता था। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है ये एक पर्वत चोटी है हिमालय रीजन की, और ये भारत में नहीं स्थित है, ये हमारी स्थित है नेपाल में। तो ये चोटी नेपाल में स्थित है, यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, और कुछ हिस्सा इसका आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा, यानी दोनों तरफ से ही जो पर्वतारोही हैं वो माउंट एवरेस्ट में जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक अन्य नाम सागर माथा भी है नेपाली भाषा में। बेसिकली माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर की एलिवेशन पर। उसके बाद अगर हम बात करें इसके नाम के पुराने वाले नाम की, तो देखिए सबसे जब इसका नाम बदला गया उससे पहले इसका नाम हुआ करता था पीक 15, तो रोमन अंक में यहाँ पर लिखा हुआ है 15। तो इसे पहले पीक 15 के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर क्या होता है 1865 में, और तब भारत में ब्रिटिश रूल हुआ करता था। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो 1865 में भारत के ही यानी फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे जॉर्ज एवरेस्ट। तो जॉर्ज एवरेस्ट जो कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी जिन्होंने सर्वे किया कि इसकी एलिवेशन को मापा जाए, और इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम यानी इस पीक का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया सन 1865 में। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, और उससे पहले इसका नाम पीक 15 हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है। तो देखिए जो भारत सरकार है उसका कितना हिस्सा होता है आपसे पूछा जा रहा है, जो भी रूरल बैंक्स होती हैं उनमें। तो अगर हम बात करें ग्रामीण बैंकों की, तो ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का 50% हिस्सा होता है, यानी 50% जो शेयर होते हैं वो भारत सरकार के होते हैं, और 50% में जो बैंक होता है उसके यहाँ पर शेयर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो प्रायद्वीप बेसिकली कहते किसे हैं, यानी ऐसा एरिया जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो यानी भारत का ये वाला जो रीजन है इसे ही हम प्रायद्वीपीय रीजन कहते हैं, क्योंकि इस तरफ है हमारा अरब सागर, इस तरफ है हमारी बे ऑफ बंगाल, और नीचे है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, और इन तीनों ओर से जल से घिरे इस एरिया को हम प्रायद्वीप कहते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। और इसकी कौन सी नदी है, यानी चारों में कौन सी नदी ऐसे है जो प्रायद्वीपीय वाले भाग में बहती है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जो हमारी गंगा रिवर है ये गंगोत्री से निकलती है, और फिर यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई वेस्ट बंगाल से होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत में नहीं बहती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जो रिवर है हमारी ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और फिर आगे आती है असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, फिर आगे ये जाकर बांग्लादेश में चली जाती है और बे ऑफ बंगाल में ये भी गिर जाती है। तो ये भी उत्तर भारत में ही बहने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद सिंधु रिवर आती है, ये भी हमारी तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर ये अरब सागर में गिर जाती है, तो ये भी उत्तर की तरफ से ही बहती है, प्रायद्वीपीय भारत में ये भी नहीं बहती। सही आंसर है नर्मदा रिवर। तो जो नर्मदा रिवर है विंध्याचल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा रिवर, और फिर ये एमपी यानी एमपी से निकलती हुई फिर एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात के रास्ते बे ऑफ खंभात में ये चली जाती है। तो बे ऑफ खंभात में इसका अंत होता है जो नर्मदा रिवर है, और यही प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदी है। और बात करें अगर हम नर्मदा रिवर की, तो इसकी जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, और ये एक ऐसी रिवर है जो कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। साथ ही साथ ये पश्चिमी रिवर है, यानी कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और ये अरब सागर में जाकर गिरती है, और इसी के पैरेलल बहती है ताप्ती रिवर। तो ताप्ती रिवर भी इसी के पैरेलल ही बहती है, और वो भी भ्रंश घाटियों से होकर जाती है। साथ ही साथ ये भी डेल्टा नहीं बनाती, यानी नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये भी बात आपको याद रखनी है, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का पहला
पेपरलेस बजट है। तो देखिए पेपर के साथ बजट को पेश किया जाता था, लेकिन ऐसा कौन सा ईयर का बजट है जिसे पेपरलेस प्रस्तुत किया गया, और ये हमारा सन है, यानी केंद्रीय बजट 2021-22 को पेपरलेस यहाँ पर यानी टैब के माध्यम से पेश किया गया संसद में, बिना किसी पेपर में, यानी ऑनलाइन रूप में, डिजिटली रूप में अगर हम कहें तो यहाँ पर इस बजट को पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, फेरम किसका लैटिन नाम है, यानी किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर जो चिन्ह दिया हुआ है Fe, और Fe किसका सिंबल होता है, तो ये होता है आयरन का, या जिसे हम कहते हैं लोहा। तो इसी का जो लैटिन नाम है, जो फेरम लैटिन नाम है, वो लोहा का ही लैटिन नाम है, और इसी लैटिन नाम से ही इसका सिंबल भी निकला हुआ है फेरम से Fe। और उसके अलावा बात करें अगर हम निकिल का सिंबल होता है Ni, तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं, और जस्ता जिसे हम जिंक कहते हैं। तो इसे जिटेन से हम डिनोट करते हैं, तांबा को Cu से डिनोट करते हैं, और निकल को Ni से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें। हम डेली बेसिस पर 10 to 12 इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।